हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम इस क्लास में इंडियन टैक्सेशन लॉ का चैप्टर 2 की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं बिल्कुल। और मूव करने वाले हैं हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस की तरफ। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि अभी जो मैंने एक सीरीज चलाया है वो चलाया है इंडियन टैक्सेशन लॉ के ऊपर। मतलब इंडिया में टैक्सेशन से रिलेटेड जितने भी कानून हैं, चाहे वो इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो, कॉरपोरेट हो, इंटरनेशनल हो, ऐसे बहुत तरह के छोटे मोटे जो भी टैक्सेशन है उसका मैं एक ओवरव्यू 10 से 15 वीडियो में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। जिसका मैंने पहला जो इंट्रोडक्शन क्लास लिया था उसमें मैंने आपको बैकग्राउंड बताया था कि इंडियन टैक्सेशन किस तरह से काम करती है। उनके दो हेड होते हैं, सीबीडीटी और सीबीआईसी। फिर उनके बहुत सारे बाइफिकेशन आपको स्पेसिफिकेशन के साथ मैंने बताया था। फिर उसके साथ चैप्टर 1 में जो लास्ट वीडियो था, मैं आपको इनकम टैक्स एक्ट की बेसिक नॉलेज के बारे में समझाया था कि इनकम टैक्स एक्ट काम कैसे करती है, इनकम टैक्स एक्ट का हिस्ट्री कैसा था, इनकम टैक्स एक्ट में स्ट्रक्चर कैसा था। और आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो इनकम टैक्स से रिलेटेड ही है और चैप्टर 2 की तरफ मूव ऑन करेंगे जहां हम बात करेगा रेसिडेंशियल स्टेटस और स्कोप ऑफ इनकम। तो ये सारे इनकम टैक्स के अंदर ही आते हैं और इंडियन टैक्सेशन लॉ के अंदर ही आते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ आवर टाइम हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन टैक्सेशन लॉ, रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ इनकम का चैप्टर 2। देखिए, जो कि मैं आपको बता रहा हूं कि हर वीडियो में 3 सिनेरियो के ऊपर छोटा वीडियो होता है ताकि आपको समझने में आसानी हो। 3 सिनेरियो के ऊपर हम काम करते हैं। आज का जो चैप्टर है जो रेसिडेंशियल स्टेटस बताता है, कभी भी अगर इंडिया में आप इनकम करते हैं तो सबसे पहला चीज जो देखा जाता है, क्या आप इंडियन हैं, या इंडियन है तो उसका प्रूव कैसे होता है कि आप इनकम अर्न कर रहे हैं और इंडिया में रह के कर रहे हैं, उसका स्टेटस आप पता कैसे करेंगे। सपोज कीजिए विराट कोहली इंडियन प्लेयर है लेकिन वो सारा साल भर ऐसे बहुत सारे प्लेयर हैं जो ओवरसीज खेलते हैं, इंडिया में रहते भी नहीं है लेकिन इंडिया में इनकम टैक्स देते हैं। तो आप उनके कैसे समझेंगे कि वो इंडिया में रहकर भी या इंडिया में नहीं रहकर भी इंडियन है और इंडियन गवर्नमेंट को इंडियन टैक्स देते हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक रेसिडेंशियल स्टेटस तैयार किया है। तो पहला जो हम समझने जा रहे हैं वो है डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। मतलब किसी भी इंडियन का इंडिया में होना, उसका स्टेटस तय करना, उसके लिए क्राइटेरिया है। वो कैसे है तो इनकम एज पर इनकम टैक्स एक्ट वो क्राइटेरिया 3 तरह से माना गया है। पहला है रेसिडेंट। एक इंडियन सिटीजन अगर इंडिया में रहता है, वो रेसिडेंट है, निवासी है, तो ये कैसे प्रूव होगा। तो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से बताया गया है कि अगर कोई इंडियन सिटीजन अगर इंडिया में 182 डेज मतलब अप्रॉक्स 6 मंथ अगर 180 डे अगर वो इंडिया में रहता है तो उसे एक रेसिडेंट तौर पे माना जाएगा कि पूरे साल भर जो 12 महीने के होते हैं उसमें वो 6 महीना इंडिया में ही रहता है और इंडिया में रह के इनकम अर्न करता है या बाहर से अर्न करता है। दैट्स नॉट द मैटर। मैटर ये है कि वो इंडिया में 182 डेज रह रहा है। अगर वो इंडिया में 182 डेज या मोर देन 182 डेज अगर वो रह रहा है, मतलब इंडिया में प्रेजेंट है, इसका मतलब वो रेसिडेंट इंडियन कहलाएगा, मतलब इंडियन का मूल निवासी कहलाएगा। ये हो गया रेसिडेंट का स्टेटस, समझ गए। मतलब एटलीस्ट 6 मंथ अगर वो इंडिया में रहता है तो उसे रेसिडेंट का तौर पे माना जाएगा उसका स्टेटस। सिमिलरली एक होता है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी। रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी मतलब कि आप निवासी हैं तो, लेकिन जैसा आपको होना चाहिए वैसा आप नहीं है। ठीक है, बात समझ गए। मतलब अगर मान लीजिए आपसे कोई कहता है कि तुम इंडियन हो, तुम इंडिया में रहते हो, तो हम बोलेंगे हाँ हम तो इंडिया में रहते हैं 365 डे। लेकिन हम उसे बोल सकते हैं कि तुम इंडियन हो लेकिन तुम वैसे नहीं हो जैसा होना चाहिए। मतलब जैसे तुम वैसे नहीं हो जैसे मेरे जैसे होना चाहिए तुमको। तो बोलेगा कि तुम्हारे जैसे रहने का मतलब क्या है कि मुझे 365 डे इंडिया में रहना होगा तभी ये प्रूव होगा कि क्या मैं इंडियन हूँ या मैं रेसिडेंट हूँ। जी नहीं। अगर वो 182 डे भी रह रहा होता तो उसे रेसिडेंट का स्टेटस मिल जाता। और अगर रेसिडेंट बट नॉट ओनली मतलब जैसा उसको होना चाहिए लेकिन वो नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई तुम इंडियन तो हो, रेसिडेंट तो हो, लेकिन फुल्ली नहीं हो। तो कैसे हो, पार्शियल हो। पार्शियल में कहा जाता है अगर कोई 9/10 लास्ट 10 साल में अगर कोई 9 साल इंडिया में एब्सेंट रहता है, सिर्फ 1 साल ही प्रेजेंट रहता है, तो रेसिडेंट कहलाएगा तो जरूर, लेकिन ऑर्डिनरी मतलब जैसा उसको होना चाहिए वैसा वो नहीं है, माने पार्शियल जिसे आप समझते हैं। तो लास्ट 10 साल में अगर वो 9 साल इंडिया में एब्सेंट रहता है, सिर्फ 1 साल ही प्रेजेंट रहता है, तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएगा। समझ गए। अब ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप इनकम टैक्स के रिटर्न सबमिट करते हैं ना, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप जो फाइलिंग कर रहे हो क्या आप रेसिडेंट हो या ऑर्डिनरी हो या आप नॉन रेसिडेंट हो।
तो रेसिडेंट समझ गए। ऑर्डिनरी में एक पार्ट आप समझ गए कि 10 साल में, लास्ट 10 साल में अगर आप 9 साल इंडिया में एब्सेंट रहते हैं, 1 साल प्रेजेंट रहते हैं, तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएगा। सिमिलरली 2 क्राइटेरिया है, लास्ट 7 ईयर में अगर आप 2 साल प्रेजेंट रहते हैं तो भी आप ऑर्डिनरी कहलाएंगे। अब 2 साल के वजह आप 729 डेज याद रखिएगा, क्योंकि कोई अगर आप फॉर्म फिलअप करेंगे भी तो वो 2 ईयर्स नहीं रहेगा, 729 डेज, वो अप्रॉक्स 2 ईयर्स ही होता है। जैसे 182 डेज अप्रॉक्स 6 मंथ ही होता है। तो याद रखिएगा 10 साल में 9 साल एब्सेंट, 1 साल प्रेजेंट तो ऑर्डिनरी, 7 साल में 2 साल प्रेजेंट, बाद बाकी 5 साल एब्सेंट, वो भी ऑर्डिनरी। और इस दोनों को अगर वो फुलफिल नहीं करता है, जिसका मतलब वो क्या हो गया, नॉन रेसिडेंट, मतलब इंडिया का है ही नहीं। तो इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, डू नॉट मीट बोथ क्राइटेरिया, इसका मतलब वो नॉन रेसिडेंट है। तो रेसिडेंट समझ गए, 182 डेज अगर वो रहता है, मतलब 6 मंथ अगर इंडिया में रहता है तो रेसिडेंट कहलाएगा फुल तौर पे। ऑर्डिनरी मतलब हाफ या पार्शियल, अगर वो 10 में से 9 साल एब्सेंट रहता है, सिर्फ 1 साल ही प्रेजेंट रहता है इंडिया में, तो ऑर्डिनरी कहलाएगा। सिमिलरली 7 ईयर्स में से अगर वो 2 ईयर्स प्रेजेंट रहता है तो भी ऑर्डिनरी कहलाएगा। और इन दोनों में से अगर किसी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है तो क्या कहलाएगा, नॉन रेसिडेंट। समझ गए। मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। दूसरा कंसेप्ट है हमारा कि कंसेप्ट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, जो अंडर सेक्शन 2(1)(a) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में समझाया गया। तो अब देखिए कंसेप्ट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, आप इनकम टैक्स एक्ट जब रिटर्न सबमिट करेंगे तो आपसे एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर बहुत कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है, कोई लिमिट नहीं है। आप जितने भी एग्रीकल्चर से होने वाले इनकम है वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है, कोई लिमिट उसका है ही नहीं। ये अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 में डिफाइन किया गया है। और इसके ऊपर भी एक टॉपिक आएगा नेक्स्ट का, जो बहुत ही अच्छा टॉपिक होने वाला है, वो है डिडक्शन और एग्जम्पशन के ऊपर, जो हर किसी टैक्स पेयर के लिए बहुत ही फायदेमंद का टॉपिक रहेगा। तो एग्रीकल्चर इनकम हमारे इंडिया में एज पर इनकम टैक्स एक्ट एग्जेम्प्ट है, मतलब अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 में ये आपको एग्जेम्प्ट मिलेंगे। अब इसके 2 क्राइटेरिया है, समझिए, एक है एग्रीकल्चर लैंड और एक है एग्रीकल्चर ऑपरेशन। अब समझिए एग्रीकल्चर लैंड क्या होता है, जिसपे आप कोई काम करते हैं, मतलब कल्टीवेट करते हैं। एग्रीकल्चर लैंड, ऐसा तो नहीं कि एग्रीकल्चर लैंड पे आप घर बना के रहेंगे, उसे एग्रीकल्चर लैंड नहीं माना जाएगा। एग्रीकल्चर लैंड का मतलब जिस लैंड से आपको इनकम आता हो, कृषि करके, मतलब किसान करके, कल्टीवेट करके, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। ऐसा नहीं है कि उस पर कुछ लैंड और बिल्डिंग बना लिए। एग्रीकल्चर लैंड से इनकम आता हो, लेकिन वो पर्पस क्या होना चाहिए, एग्रीकल्चर पर्पस होना चाहिए। तो एग्रीकल्चर पर्पस क्या होता है, तो आप क्रॉप कल्टीवेशन कर सकते हैं, लाइव स्टॉक कर सकते हैं। लाइव स्टॉक मतलब समझते हैं, फ्रेश, मतलब फ्रेश वेजिटेबल्स या फ्रेश फ्रूट, इसे कहते हैं लाइव स्टॉक। तो क्रॉप कल्टीवेशन कर सकते हैं उस एग्रीकल्चर लैंड से, उससे जो इनकम आएगा वो एग्रीकल्चर इनकम में माना जाएगा। लाइव स्टॉक से, फार्मिंग से, पोल्ट्री से, बी कीपिंग मतलब मधुमक्खी का जो होता है जिसे आप हनी समझते हैं, फिर डेयरी से, ये सारे होते हैं एग्रीकल्चर इनकम। मतलब एग्रीकल्चर पर्पस से, एग्रीकल्चर लैंड से जो इनकम जनरेट होता है, ये सारे काम करके उसे एग्रीकल्चर इनकम कहते हैं। और इंडिया में वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है। समझ गए। दूसरा आता है कंसेप्ट एग्रीकल्चर का ऑपरेशन, मतलब एग्रीकल्चर किसान का जो ऑपरेशन होता है वो क्या है, तो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। अब कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स जो होता है वो प्रोड्यूस फ्रॉम ओन लैंड, अपने ही जमीन पर कुछ सिंचाई करके, कुछ कृषि करके जो क्रॉप्स आप कल्टीवेट करते हैं, उससे जब आप सेल करते हैं मार्केट में, उससे जो इनकम होता है उसे हम कहते हैं एग्रीकल्चर का ऑपरेशन, मतलब पूरा काम। तो एग्रीकल्चर इनकम समझ गए। सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 इनकम टैक्स एक्ट में समझाया गया है। ये इंडियन इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से फुली एग्जेम्प्ट, मतलब इससे जो इनकम अर्न होती है वो फुली एग्जेम्प्ट होती है। 2 तरह के कंसेप्ट है यहाँ पे, एक है एग्रीकल्चर लैंड, एक है एग्रीकल्चर ऑपरेशन। एग्रीकल्चर लैंड मतलब एग्रीकल्चर पर्पस के लिए एग्रीकल्चर लैंड से जो इनकम अर्न होती है वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होती है। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, क्रॉप कल्टीवेशन, लाइव स्टॉक, फार्मिंग, पोल्ट्री, बी कीपिंग और डेयरी। समझ गए। फिश फार्मिंग भी। अब तीसरा जो कंसेप्ट आता है वो आता है स्कोप ऑफ टोटल इनकम। तो देखिए मैं आपको बार बार यही समझा रहा हूँ कि इनकम टैक्स एक्ट का जो मेन मतलब होता है, जो मेन फोकस होता है, वो आपके इनकम पर होता है। बस उसका जो जरिया है वो आपको डिफरेंट समझना होगा। तो स्कोप ऑफ टोटल इनकम का मतलब क्या होता है, पहले तो आपको देखना होगा कि वो रेसिडेंटल स्टेटस उसका क्या है, वो इंडिया में किस तरह से रह रहा है, वो रेसिडेंट 182 डेज वाला है या पार्शियल है, ऑर्डिनरी है वो, या नॉन रेसिडेंट है। तो पहले आप वो देख लेंगे कि वो उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। सेकेंड आप देखेंगे सोर्स ऑफ इनकम। तो सोर्स ऑफ इनकम मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आपको रटने की जरूरत नहीं है। इस सीरीज में इतने बार मैं सोर्स ऑफ इनकम का जिक्र करूंगा कि आप अपने आप उसे याद हो जाएगा। तो कितने तरह के सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, 5। कौन कौन से, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम
पीजीबीपी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, याद रखना। उसके बाद आप क्या करेंगे, डिडक्शन और एग्जाम्पशन के ऊपर ध्यान देंगे कि मेरा क्या डिडक्शन है एज पर द गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन, एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स, क्या एग्जाम्पशन मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है तो ये एग्जाम्पशन कैटेगरी में आएगा। फिर माइनस करके आप निकालते हैं अपना जीटीआई, मतलब ग्रॉस टोटल इनकम, ये आपका टोटल इनकम है और इसके ऊपर ही सारा ये कंप्यूटेशन और टैक्स लायबिलिटी चलता है। मतलब आप कंप्यूट करेंगे अपना टोटल इनकम और उसके ऊपर गवर्नमेंट को क्या दे देंगे, टैक्स लायबिलिटी। तो आई होप इस छोटे से वीडियो से आप आज का जो चैप्टर है 2 जो इंडियन टैक्सेशन लॉ में समझाया कि रेसिडेंशियल स्टेटस के साथ साथ स्कोप ऑफ इनकम कैसे होते हैं उसके बारे में। धीरे धीरे इस सीरीज में भी और 4 से 5 वीडियो बनेंगे जो भी और मजेदार होने वाले हैं और इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से आपका जो क्लैरिफिकेशन है वो क्लियर हो जाएगा। अब एक चीज को शॉर्ट में समझिए, मैंने 3 टॉपिक दिया था कि डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, मतलब रेसिडेंट इंडिया का है या नहीं है। दूसरा बताया था कि एग्रीकल्चर इनकम के बारे में फोकस किया। तीसरा टोटल इनकम कैसे निकाले। अब कल जो आपका टॉपिक होने वाला है या नेक्स्ट टॉपिक जो भी होने वाला है वो डिडक्शन और एग्जाम्पशन, जो कि एज ए टैक्स पेयर बहुत ही बेनिफिट होता है आप लोगों के लिए और बहुत ही मैंडेटरी भी होता है। तो जुड़े रहे और बने रहें और कुछ भी अगर कमेंट हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।